सुप्रभात पर विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी ऐप पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। उदाहरण नंबर 3 है, वास्तविक संख्या को हमारा चैप्टर चल रहा था, तो फटाफट से पेन कॉपी के किताब लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं अपनी क्लास। जिस प्रकार हमारी ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही मानकर आप अपनी जो किताब है वो लेकर तैयार हो जाइए। तो पढ़ते हैं अपना उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। हमें एक संख्या का रूप दे रखा है 4 की घात n का, जहां n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। यानी आप n की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। और n का मान तुम रखने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी, कोई प्राकृत संख्या होगी। क्योंकि प्राकृत संख्या की घात प्राकृत संख्या होती है तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, प्राकृत संख्या। तो 4 यहाँ पर प्राकृत संख्या, उसकी घात n है, n भी प्राकृत संख्या है, तो हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। फिर क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यह कह रहा है कि इस n का मान कोई ऐसा है जिसके लिए ये पूरी संख्या है वो कहां पर समाप्त होती है, 0 पर। कैसे, देखो यदि मान लो कि 4 की घात 2 मानते हैं तो 4 n की जगह 2 रखा तो 4 चौके 16, यानी ये कहां पर समाप्त हुआ, 6 पर समाप्त हुआ। यदि हम 4 की घात 3 मानते हैं तो कितना आएगा, 64। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। प्रश्न में हमें यह कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान है क्या जहां पर हम यहां पर क्या रखें, उस मान को रखें और इस संख्या का जो लास्ट अंक है या इकाई का अंक है वो क्या हो, 0 हो, जो आपको प्रश्न में कह रहा है। प्रश्न समझ में आया क्या। इसी प्रकार का आगे प्रश्न एक और दे रखा है, अपना जो अध्याय है 1.2 उसमें। यह तो उदाहरण नंबर 3 है, उसी में एक इसी प्रकार का प्रश्न है। तो ध्यान से समझना कि अपने पास जो संख्या दे रखी है किसके रूप की, कि 4 की घात n। यहां पर n का मान हम कोई ऐसा रख सकते हैं क्या जिसके लिए 4 की घात वो जो संख्या रखेंगे उसको हल करने पर जो लास्ट अंक होगा वो क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लेंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो अंतिम, कौन सा अंतिम अंक की बात हो रही है, या समाप्त हो रही है, या फिर ये बोल दो कि उसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो वह 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। यह कन्फर्म है कि कोई भी संख्या अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। कोई भी अंक देख लो, जैसे 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, यानी इकाई का अंक 0 का मतलब समझ गए कि उस संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, तो इसका जो लास्ट अंक है वो क्या है, 0। और ये सारी संख्याएं क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। या आप अलग से नोट कर सकते हैं, अलग से हमेशा के लिए याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या वो 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब वो 5 से विभाजित होगी, कन्फर्म होगी। समझ गए। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, अपने पास संख्या क्या है, 4 की घात n। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 4 की घात n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2n लिख सकता हूं। यानी 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की घात 2, और इस पूरे की घात पहले से कितनी दे रखी है, n दे रखी है,
तो ये घातें क्या हो जाएगी, गुणा, यानी 2 की घात 2n हो जाएगी। समझ गए। तो हमने क्या लिखा, इसको 4 की घात n को 2 की घात 2n लिख दिया। अब यहां देखो तुम कि 2 की घात 2n है, 2 की घात 2n है, n का कोई भी मान रखोगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो 2 की n की जगह मैं 1 रखता हूं तो 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2। अगर मैं इसकी जगह 2 रखता हूं तो 4 आ जाएगा तो 4 बार लिख दूंगा, 5 आएगा तो 5 बार लिख दूंगा, 6 आएगा तो 6 बार लिख दूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये जो संख्या है इसके तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उस गुणनखंड में केवल कौन सा अंक आएगा, 2 ही आएगा। करके देख सकते हैं। 2 की पावर हमने 2 रख के देखा, 3 रख के देख लो, 2 की पावर 2, n की जगह कितना रख दो, n की जगह 2 रख दो, क्या आया 2 की घात 4। क्या लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो अपनी संख्या है इसका तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे, n का कोई भी मान रखे तो उस अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब ये संख्या केवल और केवल किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। यानी कि इसका जो गुणनखंड है, या मैं अगर इसका गुणनखंड करूंगा तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इस चीज को समझ रहे तुम, क्योंकि हम n का कोई भी मान रखेंगे, n का कोई भी मान रखेंगे और फिर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा तो ही उसका अंतिम अंक 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। तो क्या लिख देंगे भाई, हम लिख देंगे कि 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n आ गया के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही होंगे, केवल 2 ही होंगे। कितना भी कर दो, n की पावर कितना भी रख दो, फिर तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसके गुणनखंड में केवल क्या होगा, 2 ही होगा। 5 होगा ही नहीं, गुणनखंड में 5 नहीं होगा। कोई भी संख्या 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब उसके गुणनखंड में क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन इस संख्या के तो जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, 2। अभाज्य नहीं करोगे, कोई सा भी करोगे तो 2 ही आएगा। यानी इस संख्या के गुणनखंड में 2 ही अंक, 2 ही आएगा। कितनी भी बार कर ले 2 आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा। अतः 4 की घात n 5 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्यों विभाज्य नहीं है, अभी मैंने कारण लिखा है कि इसका जो गुणनखंड करोगे उसमें केवल 2 ही आएगा, केवल 2 ही आएगा। मतलब ये क्या है, इसमें 5 नहीं है, उसके गुणनखंड में 5 नहीं है तो 5 से विभाज्य नहीं है। और यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है तो उसका इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। तो 5 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, यहां पर हमारी बात किसकी हो रही थी, 0 पर। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये बात मैंने यहां लिख दी कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो वो 5 से विभाजित होगी। अब इसका उल्टा कर दो, अगर 5 से विभाजित होगी तो या तो इकाई का अंक 5 होगा या 0 होगा। तो ये संख्या 5 से विभाजित ही नहीं हो रही है तो इसका इकाई अंक या अंतिम अंक या समाप्त नहीं होगी, किस पर, 0 पर नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे अब, इसलिए 4 की घात n में n के किसी मान के लिए क्या लिख दोगे, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। बस इतना ही प्रश्न था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे। क्या लिखा, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न आएगा उसी में ही वही बात है जो अपना 1.2 का अंदर लगभग 5वां या 6वां प्रश्न होगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो वो 5 से विभाजित होगी।
पहली बात तो ये। अब हमारे पास में क्या है, 4 की घात n, जिसको मैंने लिया 2 की घात 2, n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही होंगे। कौन सा अंक आएगा, केवल 2 ही आएगा। अतः 4 की घात n 5 से विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं, तो 5 से विभाज्य काय के होगी ये, समझ गए तुम। तो 4 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता, यानी ये संख्या जो है वो n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। चाहे तुम m का ये जो n है उसका कोई भी मान रख दो, प्राकृत संख्या में से उठा के इसका कोई भी मान रख दो, जिसके लिए 4 की पावर वो घात करेंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा सॉल्यूशन करेंगे वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखो उदाहरण नंबर 7। बाकी के जो उदाहरण और अध्याय 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के जो प्रश्न है वो आप अपने आप कर लेंगे। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया तो इस प्रश्न को तुम ध्यान से समझ लेंगे, बाकी के प्रश्न है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो प्रश्न संख्या टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको वो प्रश्न है वो सॉल्यूशन करवा दूंगा उसका। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, वो आप अपनी जो नोटबुक है या आपकी कॉपी है उसमें आप नोट कर लेंगे, उसको याद रखना। क्या कि यदि हमारे पास में कोई दो संख्या है x और y, कोई भी दो संख्या है x और y, मान लो a और b, मान लो कुछ भी मान लो, कोई दो हमारे पास में संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्त्य और LCM लघुत्तम समापवर्त्य, इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF का तुम गुणा करोगे तो वो गुणा किसके बराबर आएगा, x और y के गुणा के बराबर आएगा। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे और इसको याद भी रखेंगे हमेशा के लिए। क्या कि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। एक ही बात है, कोई भी आपके पास में दो संख्या है उनका तुम LCM ज्ञात करो और HCF ज्ञात करो, दोनों को गुणा करोगे वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। समझ गए तुम। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि HCF ऑफ XY गुणा LCM ऑफ XY इज इक्वल टू x इंटू वाई। दो संख्याओं का HCF गुणा दोनों का LCM करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आपके पास में तीन संख्याएं जैसे x, y और z है तो ये जो नियम है वो तीन संख्याओं पर लागू नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि HCF x, y, z यानी तीनों संख्याओं का HCF और तीनों संख्याओं का LCM x, y, z है वो तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर नहीं होता है। ये थोड़ा याद रखेंगे, दो संख्याओं पर ही लागू होता है। हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का तुम गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर आएगा। तो ये नोट कर लेंगे आप, थोड़ा सा याद रखना इसको, आगे काम आएगा। प्रश्न देखो क्या है, पढ़ो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। दो नंबर्स दे रखे हैं आपको 96 और 404। विधि का नाम तुम्हें पहले प्रश्न में दे रखा है, गुणनखंड विधि से करना। पीछे अध्याय में जो हमने किए वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से की है। याद रखना, बोर्ड का ये नियम होता है या किसी भी एग्जाम का नियम होता है कि जिस विधि का नाम बोला जाए उसी विधि पर आधारित ही प्रश्न को हल करना है तुम्हें। तो यदि किसी विधि का नाम नहीं दे, सीधा दे दे कि 46 और 404 का HCF ज्ञात करो, तो फिर आप या चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओ, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, चाहे भाग विधि लगाओ, किसी भी विधि से आप इनका HCF ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में बोल दे विधि का नाम, जैसे इसमें बोला है गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है, तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। और यूक्लिड विभाजन परमिका का नाम दे दे तो यूक्लिड विभाजन परमिका से करना है।
तो यहां क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडी विधि का प्रयोग करेंगे और 96 और 404 का HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे। देखो इसी प्रकार के प्रश्न आगे दे रखे हैं, मैं उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए ना कोई प्रश्न तो आप टाइप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा आप उन प्रश्नों को होमवर्क के रूप में अपने आप करेंगे। बस ये प्रश्न आप ढंग से समझ लेंगे, बाकी इनके अलावा दूसरे टाइप के जो प्रश्न है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो क्या है, देखो 96 और 404 के पहले तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। शायद आपको आते होंगे, नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कैसे करना है। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले करो, 96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। जैसे 2 का भाग दे लिया हमने, 2 का भाग दिया हमने, 96 में कितनी बार गया, 48 बार। ये भाग देख के देख सकते हैं तुम। फिर हम और अभाज्य संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का भाग दिया 6 बार, और 2 का भाग जा रहा है 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है इधर, ये 96 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 96 के अभाज्य गुणनखंड है, गुणा के रूप में इनका खंडन कर लिया, तोड़ दिया। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे कि जो अपना 96 उसके बराबर क्या लिखोगे, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हमें इनको गुणा के रूप में लिख दो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 5 बार तो क्या है 2, तो 1 2 3 4 5 और गुणा में 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी है, 5 गुणा 3, यानी 96 को हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 5 गुणा 3। ये 96 का मान प्राप्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड के को हमने घातों के रूप में लिख लिया। ठीक है, ये काम दोनों संख्याओं के लिए करना है। ये काम आपका रफ में होगा, ये जो मैं अभी रफ कर रहा हूं ये आपके रफ का काम होगा। फिर आपको क्या करना है, 4 को 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। अब जिनको ये एकदम से भी नहीं आता, 10th क्लास का कोई बच्चा है जिनको ये बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर ये जो ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड ये कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 404 में 2 का भाग कितनी बार गया, 202 बार। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 101 बार। 101 क्या है, अभाज्य खुद अभाज्य है तो किसका भाग जाएगा, 101 में 101 का 1 बार जाएगा। समझ गए। तो 404 बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 101। जो इधर संख्या आई है इनका गुणा करना है आपको। यह काम आपका रफ लिए रफ में करेंगे साइड में। और यहां तुम वापिस क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 101। जो अभाज्य गुणनखंड बार बार आ रहे हैं या जिनका मतलब दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, जैसे 2 गुणा 2 आ रहा है तो 2 की घात 2 लिख दिया। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार है तो 2 की घात 5 लिख दिया, यानी घातांक के रूप में लिख दिया। यहाँ 404 का अभाज्य गुणनखंड है वो घातांक के रूप में आ गया। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सबसे पहले, ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ऑफ किन किन का, 96 और 404 का, 96 और 404 का। अब HCF क्या होता है ध्यान देंगे। ये जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में आए, जैसे इसका या 2 की घात 5 गुणा 3, इसका या 2 की घात 2 गुणा 101। तो तुम जब भी HCF ज्ञात करते हो, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं जिसको, वो ज्ञात करते हो, तो तुम्हें क्या करना है कि अधिकतम घात का कॉमन फैक्टर लेना है। कौन सा गुणनखंड, जो कॉमन है, यानी इन दोनों में देखो कॉमन सेम कौन है, देखो 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात 2 ये, यानी कॉमन क्या है, 2 की घात 2, अधिकतम कॉमन घात लेना है। तो अधिकतम देखो
यहाँ 2 की घात 5 है, लेकिन यहाँ 2 की घात कितनी है, 2 ही है। कॉमन कितना है, 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें इन्वॉल्व है पहले से। 2 की घात 5 है, इसका मतलब 2 की घात 5 है, तो इसको 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं। यानी इसमें 2 की घात 2 पहले से क्या है, मौजूद है। किसमें, 2 की घात 5 में। समझ गए बात। तो देखो 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 101 है लेकिन इसमें नहीं है। यानी आपको कौन सा गुणनखंड लेना है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है। तो कॉमन क्या है, 2 की घात 2। और कुछ कॉमन है, नहीं है। तो इसी को हल कर लो, कितना आ गया, 4। यानी इन दोनों संख्याओं का 96 और 404 का HCF कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। समझ गए बात। दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड होने के बाद उनमें क्या करो, जो कॉमन है, दोनों में समान है, अधिकतम घात, जो समान है उसकी अधिकतम घात। जैसे समान 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और 2 की घात, कितनी घात कॉमन है, 2 की 2 घात कॉमन है, 2 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 की घात 2 मैंने यहां पर लिख दिया। और 2 की घात 2 का मतलब कितना आया, 4। तो इन दोनों संख्याओं का 96 और 404 का HCF कितना प्राप्त हो गया, हमें 4 प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। समझ गए। अब इसके बाद में कह रहा है कि और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी मैंने आपका फॉर्मूला बताया क्या, कि HCF किनका, 96 और 404, इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं के LCM को तो गुणा करोगे, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM को गुणा करोगे तो वो किसके बराबर होगा भाई, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या दे रखा है, देखो HCF आपने ज्ञात कर लिया, तो यहां रख दो HCF 4 गुणा LCM ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू 96 गुणा 404। इनको एक बार गुणा नहीं करना है, बाद में करेंगे हम। क्यों करेंगे, आप देखो 4 है, इसको बट्टा में भेज दो, उधर पक्षांतरण करेंगे। तो LCM ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू, यानी 96 गुणा 404 बट्टा, ये जो देखो इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, इसमें LCM के गुणा में जो 4 था इधर, उसको मैं उधर बट्टा में भेज रहा हूं, इसके बट्टा में भेज दिया 4। समझ गए। तो क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 96 और 404 बराबर, इसको काट देंगे। देखो भाग कितनी बार गया, 101 बार जाएगा। 404 में 4 का भाग 101 बार चला गया, ठीक है। और 101 को तुम 96 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 96 को इससे गुणा करोगे तो 96 और फिर 1 से करोगे तो 96, ये आ जाएगा इसका LCM। समझ गए क्या। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो प्रॉपर्टी क्या लगाई, दो संख्याओं का LCM और HCF को तुम गुणा करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। तो ये LCM और HCF किनका है, 96 और 404 का। तो इनका गुणा किसके बराबर आएगा, LCM और HCF के गुणा के बराबर आएगा। ढंग से समझेंगे आप। HCF और LCM को गुणा किया मैंने, किसके बराबर आ गया, इनके दोनों के गुणा के बराबर आ गया। तो HCF मुझे 4 दे रखा है, LCM मुझे ज्ञात करना है, दोनों संख्या इधर दे रखी है। तो LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM है, वो क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में क्या लिख दूंगा मैं, 4। 4 का भाग 404 में 101 बार, 101 को 96 से गुणा किया, यह प्राप्त हो गया। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे नीचे, अतः, यहां लिख दे रहा हूं मैं, अतः 96 व 404 का HCF बराबर 4 व LCM बराबर 96 प्राप्त हुआ या होंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आ गई क्या। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया इधर ध्यान दो। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है इनका तुम क्या करो,
अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बताया, किसी बच्चे को नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर अगली वाली क्लास में उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये आया। फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये आया। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना, हायर कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक हमेशा ही दो संख्याओं, जो दो संख्या दे रखी है उनका क्या आएगा कि जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया है उन गुणनखंडों में जो कॉमन है, समान है, उभयनिष्ठ है, उनकी अधिकतम घात। तो हमने देखा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की अधिकतम घात जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और कोई इसमें समान है नहीं, तो यही आ गया, इसका उत्तर 4 आ गया। फिर हमने एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम और HCF का गुणा होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम अपना 4 आया, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। एलसीएम जो कहते हो बराबर दोनों संख्याएं, 4 को मैंने बट्टा में भेजा, तो एलसीएम 96 और 404 का कितना होगा? 96 गुना 404, तो ये था, इसके बट्टा में मैंने 4 किया, 4 को इससे काट दिया 101 बार, 101 को 96 से गुणा किया, तो 96 पर प्राप्त हो गया। ये अपना उत्तर है। क्लियर हो गया? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया क्या? चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर।